हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज नया वीडियो, नया चैप्टर। जो चैप्टर होगा वो है केमिकल काइनेटिक्स। क्या चैप्टर है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर समाप्त किए हैं, जिसमें बहुत से रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शन थे, वो आप लोगों ने देखा। बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा। तो आज मैं अगला चैप्टर, बुक में तीसरा चैप्टर ये होता है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगत की। हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगत की। तो बेटा यह चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर है। यह चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर है। कारण क्या है? क्योंकि यह केवल कॉन्सेप्ट बेसिस पर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चैप्टर आसान हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो चैप्टर कठिन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के लिए हमको एकदम बेसिक से जाना पड़ेगा। एकदम नीचे से नीचे जाते जाते कहाँ जाएंगे? ऊपर तक। बात समझ में आ रहा है? दूसरी बात, केमिकल काइनेटिक्स से बोर्ड में तो जो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम, जैसे आप जेईई मेंस हुआ, नीट हुआ, या फिर जो बीएससी पास आउट बच्चे हैं जो जैम का पेपर देते हैं, एमएससी आईआईटी जेएम से करते हैं, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। बात समझ में आ रहा है? तो इसका हिंदी क्या है? रासायनिक बलगत की। तो कॉपी पेन और वीडियो दिखाइए, बढ़ते हैं। ओके, देखो, तो केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, मैं लिख रहा हूं, इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यह किसका ब्रांच होता है? फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसके द्वारा इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स, क्या डील्स करता है? विच डील्स तीन चीज डील करेगा। क्या क्या? पहला, रेट ऑफ रिएक्शन। बता रहा हूं भी क्या होता है। विच डील्स रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? दूसरा, फैक्टर which affect the rate of reaction। वो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? बहुत से हो सकते हैं। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एक्सेट्रा। एंड तीसरा, मैकेनिज्म by which reaction is proceed। क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके द्वारा हम किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी या रेट, ये मैं पढ़ाऊंगा, किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी या रेट मतलब कोई रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है, इसके द्वारा हम क्या पता कर सकते हैं कि रिएक्शन का रेट क्या है, स्लो है कि फास्ट है। वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने, मतलब टेम्परेचर क्या कर सकता है, उसके रेट को बढ़ा सकता है कि घटा सकता है, कंसंट्रेशन घटा सकता है कि बढ़ा सकता है रेट, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन घटा सकता है कि बढ़ा सकता है, और क्या वह रिएक्शन किस मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड हो रहा है। तो किसी भी रिएक्शन की जो स्टडी करते हैं, कौन कौन से स्टडी, उसका रेट क्या होगा, उस रिएक्शन के कौन कौन से फैक्टर जो उस रेट को प्रभावित करेंगे, या वह रिएक्शन किस मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रहा है। ऑल अबाउट स्टडी ऑफ एनी रिएक्शन। ये ऑल अबाउट समझ रहे? कौन सा? तीन, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन इज प्रोसीड इज स्टडीड बाय अंडर द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर हो रहा है? कोई पूछेगा बता लेंगे। तो एक लाइन का डेफिनेशन है,
Chemical kinetics is a branch of physical chemistry which deals the rate of reaction, factor which affect the rate of reaction. कौन कौन से फैक्टर हैं? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, बहुत से आएंगे, ठीक है. फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन इज प्रोसीड इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स. क्लियर हो रहा है? डेफिनेशन क्लियर हुआ केमिकल काइनेटिक्स का? कोई पूछेगा बता लेंगे. छापो इसको, मिटाएं. हो गया? देखो आ गया. तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन. आज पूरा वीडियो रेट ऑफ रिएक्शन पे ही बनेगा. रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल है, ठीक है. ये आप समझ लोगे तो चैप्टर आगे आगे क्लियर होगा. छाप लिए? मिटाऊं? उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे. बढ़िया से तैयारी कर लो बेटा. बढ़ा जाए. आओ हेडिंग डालो. रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है. या इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है. समझो बात को. अब रेट ऑफ रिएक्शन जानने से पहले एक लाइन का डेफिनेशन समझो. एक लाइन का, ठीक है ना. चेंज इन कंसंट्रेशन. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. Change in concentration of reactant and product in per unit time or with respect to time. दोनों बात बोल सकते हैं. with respect to time is called rate of reaction. ROR बोलते हैं. ROR रेट ऑफ रिएक्शन. क्लियर हो रहा है? तो किसी भी रिएक्शन का पर यूनिट टाइम समझो, पर सेकेंड, पर माइक्रो सेकेंड, सबसे छोटी यूनिट लेने सेकेंड का, ये टाइम का. तो किसी भी रिएक्शन का पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन. क्लियर हो रहा है? क्या मैं बोल रहा हूं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, ORR ये भी बोल सकते हैं, या विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन. अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस बता दिया. अब बात उठती है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन किसका हम निकाल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हर रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं कि कुछ ही रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं? मेरी बात समझो. तो जैसे देखो थोड़ा सा और अंदर आई, ठीक है. अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, इसको मिटा दो, क्या जगह छोटा पड़ रहा है. क्लियर हुआ डेफिनेशन? तो पर यूनिट टाइम में किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जितना चेंज होता है उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन की जो हिंदी होती है अभिक्रिया की दर. अभिक्रिया की दर, ठीक है. अब समझो 3 प्रकार में रिएक्शन हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ध्यान देना. पहला होगा वेरी फास्ट रिएक्शन. क्या बोला जा रहा है? वेरी फास्ट रिएक्शन. दूसरा होगा वेरी स्लो रिएक्शन. मैं 1 यहां लिख रहा हूं, 2 यहां लिख रहा हूं और 3 इन दोनों के बीच का मैं लिखूंगा.
जिसको बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? मॉडरेट रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, बुक में नहीं इस तरह समझा है, सीधे सिंपली लिख देता किसके लिए उपयोग करते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो पहला कैटेगराइज हम कर रहे हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। दूसरा टाइप हम करा रहे हैं वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा टाइप करा रहे हैं मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन का जो एग्जांपल्स होते हैं वह होते हैं आयनिक रिएक्शन। क्या होते हैं? आयनिक रिएक्शन। जैसे देखो NaCl प्लस AgNO3 गिव राइज, क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, NaNO3। दूसरा देखो, यह पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा देखो BaCl2 प्लस H2SO4 गिव राइज, यहाँ बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2HCl, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वेरी फास्ट रिएक्शन, इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वेरी फास्ट रिएक्शन में जनरली कौन सा रिएक्शंस होते हैं? आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ Na प्लस होगा, यहाँ पे Cl माइनस, ना होगा, यहाँ Na प्लस होगा, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ Ag प्लस होगा, यहाँ NO3 माइनस। बोलो, यहाँ मैं एग्जांपल इलाबोरेट कर रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ दो आयन होंगे, कौन कौन से? Na प्लस और Cl माइनस, NaCl हुआ, प्लस Ag प्लस और NO3 माइनस, यह कंबाइन हुआ तो क्या बना? AgCl बना। बोलो, और NO3 माइनस और क्या कंबाइन हुआ? Na प्लस कंबाइन हुआ तो क्या बना? NaNO3, ठीक है। तो याद रखो, जितने भी बेटा आयनिक रिएक्शंस होते हैं, जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं वह वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। क्यों? बिकॉज इन आयनिक रिएक्शन ओनली combination of ions takes place, only combination of ion takes place, not bond is formed। बेटा यहाँ बॉन्ड नहीं बनता है, यहाँ क्या होता है? यह पॉजिटिव है, नेगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, कोई सिंगल डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक रिएक्शन में ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस होता है, किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इनके रिएक्शंस होने में 10 to the power -2 to 10 to the power -16 सेकेंड लगते हैं, जो कि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो आयनिक ये बहुत फास्ट है, ये बहुत फास्ट है, 10 to the power -12 to 10 to the power -16, ये बहुत कम सेकेंड है। मैं अब क्या बताऊँ, इतना कम सेकेंड है कि इट इज़ कैन नॉट, मतलब इस रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्यों? क्योंकि आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं। कितना जल्दी होते हैं? 10 to the power -12 to 10 to the power -16 सेकेंड। तो याद रखना, वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट, उसका प्रैक्टिकली हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं वह जनरली कौन से रिएक्शन होते हैं? आयनिक रिएक्शन। और आयनिक रिएक्शंस में ओनली क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस होता है, और जब कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस होगा किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इनके होने में बहुत ही कम समय लगता है, जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया है। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम से? बोलो, क्लियर हुआ? तो कोई भी पूछेगा वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कहेंगे नो। मिटाओ, छापो इसको। दूसरा उठाएंगे वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरा क्या होगा? वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी
स्लो रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन में समझ लो क्या, इसका एग्जांपल जैसे ले लो रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब समझ लो लोहे में मूर्छा लगना। मूर्छा समझ में आ रहा है, किसी लोहे को छोड़ दो कुछ बहुत दिनों तक तो उस लोहे के ऊपर मूर्छा लग जाता है, क्लियर हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन कितना क्या लेता है, ईयर्स लेते हैं, कई सालों में लगते हैं। मतलब इस रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक प्रकार का रिएक्शन हुआ, तो इस रिएक्शन में होने में कितना कई साल लगते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। तो 3 साल या 1 साल या 2 साल का आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या कैलकुलेट कर पाओगे, कैलकुलेट तो हो जाएगा लेकिन आपको साल भर वेट करना पड़ेगा, 2 साल वेट करना पड़ेगा। नहीं बात समझ में आ रहा है। तो वेरी स्लो रिएक्शन जो काफ़ी सालों और महीनों में होते हैं वहाँ पर भी हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। तो 2 चीज़ याद रखना, वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है, कारण मैंने बता दिया क्यों। अब तीसरा जो रिएक्शन मैंने बताया था क्या था, मॉडरेट रिएक्शन। क्या था, मॉडरेट रिएक्शन। देखो तीसरा होगा मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या हो, न ही, हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि समझना है, न ही बहुत तेज और न ही बहुत स्लो। मतलब न ही बहुत फास्ट हो न ही बहुत स्लो हो, दोनों के बीच का हो, उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन समझो, जैसे आप ले लो A2 + B2 गिव राइज टू AB। ठीक है, अब देखो यहाँ A है, यहाँ क्या है, B है, यहाँ पर क्या बन रहा है 2AB। तो होता क्या है, A के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, बॉन्ड टूटेगा ना यार। B का भी बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, बोलो, यहाँ भी ब्रेक होगा और यह बॉन्ड क्या होगा, बन रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ समय लग रहा है, टाइम टेकन। टाइम टेकन मतलब ये नहीं कि साल 2 साल, 1 मिनट 2 मिनट 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड बन रहा है, मतलब यहाँ पर टाइम टेकन है। और जब टाइम टेकन है इसका मतलब हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में ओनली अप्लीकेबल फॉर मॉडरेट रिएक्शन, नॉट फॉर वेरी फास्ट रिएक्शन एंड नॉट फॉर वेरी स्लो रिएक्शन। समझ में आ रहा है। तो 3 रिएक्शन मैंने बताया, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। और हम जान रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली अप्लीकेबल फॉर मॉडरेट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड भी हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है। तो इन दिस रिएक्शन सम टाइम इज टेकन, सम टाइम इज यूज्ड। और जब टाइम हमको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा। क्लियर हो रहा है, बोलो, छापो मिटाएं इसको। ठीक है, ध्यान दो। और देखते हैं मैंने क्या बोला है। एक लाइन डिफरेंस में बताया था क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड बोलो प्रोडक्ट, चेंज इन
concentration of reactant and product in per unit time is known as, बोलो बेटा, rate of reaction। समझ में आ रहा है? तो पर यूनिट टाइम में अभी बताया था, पर यूनिट टाइम में किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ध्यान देते हैं, कोई रिएक्शन लेते हैं आर, या किस में चेंज हो गया, पी, प्रोडक्ट। ठीक है, आर मतलब रिएक्टेंट समझने के लिए, रिएक्टेंट, और पी मीन्स क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन हो गया। तो आप देखोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा, वह जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। बोलो, डिक्रीजेज होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, जैसे समय बढ़ता जाएगा, यह रिएक्टेंट किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। तो जब यह रिएक्टेंट इसमें प्रोडक्ट में चेंज होगा मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घट रहा होगा पर यूनिट टाइम। और यहाँ पर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, इंक्रीजेस। नहीं समझ में आ रहा। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, घटता है पर यूनिट टाइम, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम क्या होता है, बढ़ता है। तो कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन क्या होगा, बोलो, टाइम टेकन, अपॉन क्या होगा, टाइम टेकन। क्लियर हो रहा है? फिर क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन क्या होगा, टाइम टेकन। समझ में आ रहा है? तो किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन ए कंसंट्रेशन ऑफ आर, आर मतलब हमेशा रिएक्टेंट। ठीक है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन। और रेट ऑफ रिएक्शन फिर प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, एक चीज देखो, जब भी रिएक्टेंट के तरफ हम जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस। क्यों माइनस लगाते हैं, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। एक चीज याद रखो, इसी माइनस, आगे मैं बताऊंगा अभी क्यों हो रहा है, इसी माइनस की वजह से रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है। किसकी वजह से, जो रिएक्टेंट की तरफ हम यहाँ माइनस लगा रहे हैं, तो ड्यू टू दिस माइनस साइन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन घटेगा। तो जब इसका कंसंट्रेशन घटेगा तो यह रिएक्शन आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो रिएक्टेंट की तरफ हमेशा क्या लगाते हैं, माइनस साइन यह बताता है कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। और इसी माइनस साइन की वजह से यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होता है, जो अभी 10-5 मिनट बाद वो कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, छापो इसको, मिटाए। अब देखो, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये बहुत शानदार टॉपिक है ये। अब देखो, मैं एक लाइन हिंदी में लिख रहा हूँ, जिधर कंसंट्रेशन घटेगा उधर निगेटिव साइन लगाएंगे, तथा जिधर कंसंट्रेशन बढ़ेगा उधर निगेटिव साइन
नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जिधर कंसंट्रेशन घटेगा उधर नेगेटिव साइन लगाएंगे, जिधर कंसंट्रेशन नहीं घटेगा मतलब बढ़ेगा उधर नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? आर, ये क्या हो गया? पी। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या होगा? इंक्रीज्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन क्या होगा? टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन घट रहा है तो मतलब कुछ पहले रहा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 10 मोल हम लिए हैं तो घट रहा है तो पहले 8 मोल हुआ होगा, बोलो। तो 10 - 8 इधर 2 मोल बना, नहीं समझ में आ रहा है। कहने का मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर मतलब क्या हो रहा होगा कि आर का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी मतलब क्या हो रहा होगा कि पी का कंसंट्रेशन भी क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है? इसको लिखने का तरीका क्या है? माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। ये बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन। और डेल्टा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन एंड चेंज इन टाइम। क्लियर हो रहा है? तो डेल्टा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन पर यूनिट टाइम। पर डेल्टा टी मतलब टाइम चेंज हो रहा होगा ना यार। ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या इस रिएक्शन क्या क्या हो गया? रेट हो गया। समझ में आ रहा है? बोलो, दिस इज द ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? छापो मीटर, आगे बढ़े, बढ़ा जाए। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, देखो 2 प्रकार का होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइप्स होगा। क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा होता है इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। 2 प्रकार का होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा क्या है? इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला हम बात करेंगे, सब सेम है यार, थोड़ा चेंज है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो किसी भी पर्टिकुलर, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ reaction. At any particular time interval, the change in the concentration of reactant and product is known as average rate of reaction. Is known as average rate of reaction. बात समझ में आ रहा है? अब देखो, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मार्क कर लें। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोला रहा है? किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ध्यान दो, जैसे मानो अभी पहले बताया है आर, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा? डिक्रीजेज होगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन बोलो
इंक्रीजेस, यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। तो कैसे होगा, एवरेज के लिए हमेशा यह डेल्टा बनाएंगे, ठीक है। क्या होगा, माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ आर इज अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी। इसको और कैसे लिख सकते हैं, और चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, चेंज हो रहा ना। तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। चेंज हो रहा ना, चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो छापते रहो, मिटाए। अभी एवरेज की ही बात मैं कर रहा हूँ। अब देखो अभी सिम चल रहा हूँ। जैसे मान लो कोई रिएक्शन ले लो, A प्लस बी गिव राइज C प्लस डी। इसका एवरेज रेट रिएक्शन क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे भी लिखते हैं आर एवरेज, AVE मतलब रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यह रिएक्टेंट हो गया, ये क्या प्रोडक्ट। देखो माइनस डेल A अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सेम स्टोइकियोमेट्रिक, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर इफ डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो तब, कोफिशिएंट हो तब देखो कोई सिंपल नहीं, आसान है। अभी एग्जांपल करा रहा हूँ, A B C और D। इसका A मोल, इसका B मोल, इसका C मोल कैसे लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन यह A डेल चेंज कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन B चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन C चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा टी। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम 1/, कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन। लिख लोगे अब एवरेज रेट, बोलो लिखा जाएगा, क्लियर हो रहा है। छापो एग्जांपल दे। तो एवरेज रेट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, किस टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, बहुत कम समय में, बहुत कम समय मतलब जीरो, बहुत कम समय में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, उसी को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, जो अभी आगे आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मिटा इसको। एग्जाम्पल एक दो करा रहे हैं, कैसे लिखना देखो। मार्कर में नहीं है। एग्जाम्पल देखो, पहला CuCl2, इसका एवरेज रेट कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन माइनस लगाना भूल गया, Cl2 अपॉन डेल्टा टी। इधर प्रोडक्ट है, माइनस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, डेल्टा CuCl2 अपॉन डेल्टा टी। दूसरा देखो, बहुत से एग्जांपल हैं।
PCl5 डिकम्पोज होगा, रिवर्स फॉर्म मत दिखाओ ना, टेंशन हो जाएगा, बाद बताएंगे। PCl3 और Cl2 कैसे लिखेंगे, माइनस चेंज इन कंसंट, डेल्टा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन डेल्टा टी, यहाँ माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू, क्लियर हो रहा है। अब देखो तीसरा देखो, N2 प्लस 3H2, ये भी रिवर्सिबल है, 2NH3, ठीक है। क्या होगा, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 करेंगे, माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ कोई माइनस लगेगा, क्या होगा 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हो गया। या इसका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, समझ में आ रहा है। या इसका रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, या इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। क्लियर हो रहा है, बोलो, लिख लोगे किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कुछ नहीं रहेगा तो माइनस लगाएंगे रिएक्टेंट के साइड में, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा तो माइनस उतना बाई 1/, उतना कर देंगे। जैसे एक और देखो, चौथा 2N2O5 गिव राइज NO2 प्लस O2, कितना हो जाएगा, 2, 4 है तो यहाँ 4 ले लो, 4 दूना 8 और 2, तो यहाँ 2N2O5 है, यहाँ 4N, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो माइनस लगेगा, क्या होगा 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर 1/2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, ये O2। क्लियर हो रहा है, बोलो, लिखा जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, बढ़ा जाए। अब दूसरा देखो, किसी भी रिएक्शन का लिख लेंगे आप। अब दूसरा है इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो बहुत कम टाइम इंटरवल में, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी क्षण या किसी भी इंस्टेंट या किसी भी टाइम, किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यह हमेशा उपयोग होगा फॉर वेरी स्मॉल टाइम, मतलब डेल्टा टी इस क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल, दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू क्या होगा, 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। फिर आप लोग मैथ में पढ़े होंगे इन डिफरेंशियल कैलकुलस व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू वेरी स्मॉल या delta t tends to 0, then del r upon del 2 minus del r upon del 2 is replaced by, बोलो, minus dr upon dt। समझ में आ रहा है। जो यह डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी था, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, डी आर अपॉन डी आर मतलब क्या, जब बहुत कम समय में, तो बहुत कम समय का मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन का चेंज भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो जब बहुत कम मतलब डेल्टा को किससे रिप्लेस कर देंगे, डेल डी से, मतलब डी से क्या होगा, आर और पी। तो इसको कैसे लिखेंगे, एवरेज क्या लिख रहे थे, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब इसको हम डेल्टा टी यहाँ क्या बोल रहे हैं, कितना जा रहा है, 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी। इसी को क्या बोलेंगे, इंस्टंटेनियस, क्या बोलेंगे, इंस्टंटेनियस। यहाँ देखो, यहाँ तो माइनस लगाएंगे, क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी क्या होगा, 0 होगा, तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, डी पी होगा ना, डी पी अपॉन डी टी। तो
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। जो यह डेल था उसको डी से रिप्लेस करेंगे, सब कुछ हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। डी मतलब हो जाएगा स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और डेल्टा मतलब थोड़ा सा लार्ज। क्लियर हो गया। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में बेसिक डिफरेंस क्या है, इंस्टेंटेनियस इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल टाइम, और जब वेरी स्मॉल टाइम के लिए होगा तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में चेंज भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। क्लियर हो गया। कुछ करना नहीं है, डेल्टा की जगह केवल डी लगा देना है और सब कुछ लिख लेना है वैसे। क्लियर होगा। एग्जाम्पल करा रहा हूँ, छापो। देखो एक सिंपल रिएक्शन वही जनरल लेते हैं, ए प्लस बी गिव राइज सी प्लस डी। इसका इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा जगह बस डी, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। यहाँ माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी डी अपॉन डी टी। स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट का ले लो, ए प्लस बी बी, ये पहला एग्जांपल। दूसरा सी अपॉन डी डी, कुछ नहीं करना है, माइनस 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 बाई डी 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 अपॉन डी टी। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, कोई ले लो, यही ले लो एग्जाम्पल, N2 प्लस 3H2 गिव राइज 2NH3। रिवर्सिबल लो चाहे रिवर्स, कोई टेंशन नहीं है। क्या हो जाएगा, माइनस DN2 अपॉन, इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहा हूँ, DN2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 DH2 अपॉन बोलो dt इज इक्वल टू 1/2 DNH3 अपॉन dt। समझ में आ रहा है। और एग्जांपल ले लो, S2 प्लस I2 गिव राइज 2HI। क्या लिखेंगे बोलो, माइनस डी H2 अपॉन dt माइनस DI2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन dt। दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो मैंने बता दिया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। छापिए इसको, आगे बढ़ें। हो गया, बढ़ा जाए बेटा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया, दो प्रकार का होता है, एवरेज रेट के लिए डेल्टा, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए डी, स्मॉल डी, ठीक है, फॉर स्मॉल चेंज। मिटाऊं, अगली हेडिंग रेट ऑफ रिएक्शन का ही होगा, यही आज की वीडियो का ये लास्ट हेडिंग है। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे, पहला होगा, पहला क्या था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे हो, रिएक्शन सिंपल लो, आर से हम कहाँ जा रहे हैं, पी पर। आर से कहाँ जा रहे हैं, पी पर। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीजेस होगा ना, रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीजेस। तो रिएक्टेंट हमेशा घटेगा, प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। और देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनके रिस्पेक्ट में।
ठीक है, समझो। यह टाइम का हो गया, यह क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस इज द टाइम। तो रिएक्टेंट घटेगा तो घटेगा, देखो घट रहा है, तो घट रहा है तो मान लीजिए, तो और स्लो बढ़िया कर दें, घट रहा है तो जैसे मान लो ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन था मान लो 10 था, कितना था 10 मोल पर लीटर, कितना था रिएक्टेंट का 10 मोल पर लीटर, और यहाँ समय क्या था T1, समय बीता यहाँ पर हो गया 5 मोल, कितना हो गया 5 मोल पर लीटर। अब समय क्या हो गया T2, देखो पहले समय T1 था, तो T1 पे कंसंट्रेशन कितना था 10 मोल था, कितना था 10 मोल था, और समय जैसे बढ़ रहा है मतलब देखो समय आगे बढ़ेगा ना, T1 से कहाँ गया T2, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया 5 मोल हो गया। तो इसका एवरेज रेट क्या होगा, आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा माइनस फाइनल क्या होगा 5 माइनस 10 अपॉन T2 माइनस T1। अब यहाँ 5 में से 10 घटाओगे तो माइनस आएगा, अब माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, तो यही माइनस की वजह से यह एवरेज रेट या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है। नहीं समझ में आया, क्लियर हो रहा है। फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो 5 में से 10 घटाओ, माइनस पहले लगा दे रहे हैं, अब 5 में से 10 घटाओगे तो माइनस ही आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस आ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ गया। तो यही कारण है रिएक्टेंट के पहले चेंज इन कंसंट्रेशन के पहले निगेटिव लगाते हैं। वह निगेटिव क्या बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा देखो यह इंक्रीज कर रहा है, कंसंट्रेशन क्या होगा इंक्रीज। यहाँ मान लो y ले लो y1, यहाँ समय क्या हो गया यहाँ ले लो मान लो पहले 5 मोल लो T1 हो गया, यहाँ कंसंट्रेशन 10 मोल हो गया, यहाँ क्या हो गया T2 हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ये हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा बढ़ेगा और रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा घटेगा। यह हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। छापिए इंस्टेंटेनियस बताने कैसे होगा। भाई दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। फिर वही लो आर पी, इसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा डिक्रीजेस, इसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा इंक्रीजेस। ये हो गया आर, ये हो गया टाइम और यहाँ क्या हो गया किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका कंसंट्रेशन हमेशा अब क्या होगा घटता जाएगा, तो घटता जाएगा। यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू क्या है बहुत ही जीरो है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, जैसे इसका मानो क्या लिखेंगे माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। तो इस ग्राफ का हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और डी आर अपॉन डी टी क्या बताएगा स्लोप, क्या बताएगा स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। अब कंसंट्रेशन क्या मान लो माइनस x2 माइनस x1, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इज इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। तो कहने का मतलब क्या है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए
जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर यह डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी क्या होगा, स्लोप होगा। स्लोप इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी मीन्स x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और यहाँ पर यह कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी अब क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर लो, टेंजेंट आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर भी स्लोप क्या होगा, यह मान लो पॉइंट P है, यहाँ पर भी मान लीजिए पॉइंट P, सॉरी यहाँ पे पॉइंट P और यहाँ पर भी पॉइंट की है P है। ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, बोलो स्लोप क्या होगा, dp अपॉन dt होगा ना। इसका भी मान लो y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यह रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ हो गया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की परिभाषा क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन का कैसे लिखते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, यह सब आपको क्लियर मैंने कर दिया। कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी क्वेश्चंस होगा, आप मुझसे कमेंट बॉक्स या मेरे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, आज का वीडियो रहने दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फैक्टर अफेक्टिंग, वह कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। अभी टेम्परेचर, अभी सब मैंने नाम लिया था, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट या व्हाट एवर जो भी देखा जाएगा, तो दूसरा वीडियो बनेगा। मैं इसको कह रहा हूँ, फिर इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट डेवलप करिएगा। कोई भी दिक्कत होगा पीछे पूछिएगा, लेकिन पढ़िएगा। और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।